स्वागत है आपका एक और हिंदी एडवांस प्रैक्टिस सेट में। जितने भी हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं सब हमारे जो सिलेबस है उसी पर आधारित है। तो अपने नंबर काउंट करते हुए चल, कितने नंबर बनते हैं शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदी का जो टारगेट होता है पूरा अपना 100% का होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, काला घोड़ा और धीमे दौड़ने लगा, इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य के युग्म बने हैं? विशेषण और विशेष्य के कितने युग्म बने, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कितने जोड़े बने हैं विशेषण और विशेष्य के? तो याद रखना पहला जो दिया गया हमारा घोड़ा, एक विशेष्य हो जाएगा हमारा, और काला क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण हो जाएगा। क्योंकि घोड़े की विशेषता है, घोड़ा कैसा है? काला है। घोड़ा कैसा है हमारा? काला। ठीक है, तो घोड़ा हमारा विशेष्य हो जाएगा और काला हमारा विशेषण हो जाएगा, तो एक युग्म तो हमें यहां से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा दिया गया है दौड़ना। तो दौड़ना तो हमारी क्रिया दी गई है, ठीक है, और धीमे क्या दिया गया हमारा? ये हमारा क्रिया विशेषण है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो याद रखना जो दिया गया था इसमें दौड़ना, दौड़ना तो हमारी क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है कि धीमा दौड़ता है। ठीक है, तो धीमे क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस हमारे पूरे वाक्य में कितने हमारे विशेषण और विशेष्य के युग्म बने हैं? तो बताना सर एक युग्म बना है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे अब तक एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है, हो सकता है आपने 2 लगा दी हो और विशेषण से क्वेश्चन है, और मैं आपसे कहता हूं कि व्याकरण से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदी रटकर नहीं हो सकती, हिंदी तो होगी समझने के आधार पर ही होगी। क्लियर है? याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला जो हमारा दिया गया है, पत्र लेखन से क्वेश्चन है हमारा। और पत्र लेखन से बता देते हैं कि पत्र लेखन से अब तक हमारी वीडियो आ चुकी है जो स्पेशल पत्र लेखन पर ही आधारित है। ठीक है, जिसे पत्र लेखन से नहीं आते आप जा सकते हो और वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, देख सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना महाविद्यालय को किस रूप में भेजी जाती है? बताइए। जितने भी क्वेश्चन है सब हमारे एडवांस क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में सब आए हुए हैं। बच्चों वाले कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देके आप सब यहां पूछा जाए कि आप बताओ और आपके यहाँ 20 बन जाए और एग्जाम में ना बने। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या है? विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना महाविद्यालयों को किस रूप में मिलती है? तो कहना परिपत्र के रूप में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आया हमारा, ये भी पत्र लेखन से है। और क्या दिया गया है इसमें? क्वेश्चन पूछा गया है निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? जो टेंडर होता है, निविदा करता टेंडर, इसका हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? तो टेंडर का मेन उद्देश्य निर्माण कार्य करवाना, बिल्कुल सही है सर, टेंडर का होता है। उसके बाद सामान की नीलामी करवाना, ये भी होता है सर, ये भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट सामान की आपूर्ति करवाना, ये भी होता है। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? निविदा सूचना का उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोनों क्वेश्चन हमारे पत्र लेखन से थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्या पूछा गया है? विशेषण, जब हम विशेषण पढ़ते हैं, विशेषण कितने होते हैं सभी को पता है, विशेषण के कितने अंग होते हैं? 4। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, किसके अनुसार बदलते हैं? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन पूछा गया है विशेषण से, और क्या पूछा गया है कि सर विशेषण में हमारे लिंग और वचन किसके आधार पर बदलते हैं? तो याद रखना विशेषण में लिंग और वचन विशेष्य के आधार पर बदलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इससे अलग ये क्वेश्चन पूछा गया है, कल के दिन को पूछा जाएगा, सर्वनाम में लिंग और वचन किसके आधार पर बदलते हैं? तो बता देना क्रिया के आधार पर। ठीक है, सर्वनाम में आएगा तो क्रिया हो जाएगी, विशेषण में आ जाएगा तो विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि विशेषण में लिंग और वचन किसके अनुसार बदलते हैं? तो कहना सर विशेष्य के अनुसार बदल जाते हैं। नेक्स्ट गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है? देखो, तू जालू बक भाग जालू कक, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है? बताइए। भाग का मतलब होता है भाग्य,
तू जालू बक भाग्य जालू रख, अर्थात जो नसीब का होता है वो साथ में आएगा आपके। नसीब का साथ होना, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तू जालू बक भाग जालू कक, लोकोक्ति, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। बताइए क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया हमारा। बताओ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कोई आदमी धन की चाह रखता है, कोई संतान की। उपरोक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है, अर्थात चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमारा कौन सा अशुद्ध दिया गया है। ऊपर लिखा गया है कोई आदमी धन की चाह रखता है और कोई आदमी संतान की। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध पहचानना है। बताइए, पहला देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है, प्रथम कोई, मतलब ये जो सबसे पहले कोई लिखा गया है, प्रथम कोई सार्वनामिक विशेषण है। जी सर, बिल्कुल सही है। प्रथम जो कोई है सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि संज्ञा से पहले आया है, सही है। और सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो ये भी याद रखना, इसके दो भेद होते हैं, एक होता मौलिक और दूसरा यौगिक, ठीक है। तो कोई आदमी धन की चाह रखता है, कोई संतान की। उपयुक्त में जो पहला दिया गया है कोई जो पूछा गया है पहला सार्वनामिक है, जी ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, जी सर, दूसरी बार में आया हुआ कोई शब्द जो है ये हमारा सर्वनाम है। उसके बाद नेक्स्ट, दोनों बार आया हुआ कोई सर्वनाम है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहला वाला जो कोई दिया गया है ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है, इसमें अशुद्ध पूछा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है, कहना जी सर। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में भी होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे लिख देंगे कोई क्या है, सिर्फ ये बताना है कोई, तो कह देंगे हम सर्वनाम है। लेकिन अगर इसके बाद लगा देंगे कोई आदमी, तो अब ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा। तो कोई का प्रयोग हम सर्वनाम में भी कर लेते हैं और विशेषण में भी कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यायवाची पूछा गया हमारा और क्या दिया गया है, इंद्रारी किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इंद्रारी जो दिया गया है ये हमारा किसका पर्यायवाची है, इंद्र का, हनुमान का, ब्रह्मा का या दानव का। तो ये हमारे दानव का है। किसका हो जाएगा, दानव का। दानव मतलब राक्षस, जैसे धनुज, दानव, दैत्य, सुरारी, उसके बाद असुर तो बोलते हैं, असुर राक्षस या तमीचर, तमी मतलब रात में चरने वाला। उसके बाद रजनीचर, सजनी नहीं होगा, रजनी, रजनीचर अर्थात रात में चरने वाला। नेक्स्ट यतुधान, नेक्स्ट निशाचर। ये सब किसके पर्यायवाची है, तो बताना सर ये हमारे सब इंद्रारी अर्थात दानव राक्षस के पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और लोकोक्ति आई है हमारी, क्या दिया गया है, घर न्यवण अतर्वण। लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है, बताइए। घर न्यवण अतर्वण लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है। घर की चिंता होना, विदेश जाना, बीच में फंस जाना या सम्मानित होना। तो याद रखना घर न्यवण अतर्वण मतलब बीच में फंस जाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी शब्द, ये नहीं पूछा किस भाषा का शब्द है, ये पूछा गया हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, अर्थात हमें जो हिंदी शब्द दिया है किसने दिया है, भाषा नहीं पूछी, ये पूछा गया किसका दिया हुआ, आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का। तो ये हमारा किसके द्वारा दिया गया है, तो बताना सर ये हमारा ईरानियों की देन है जो हमारा हिंदी शब्द दिया गया है। नेक्स्ट वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है, आपको ऐसा वर्ण बताना है जो आपका ओष्ठ भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो, अल्प प्राण भी हो और अघोष भी हो। एक ही उसमें चार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजन से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। स्पर्श व्यंजन की संख्या
25 होती है। ठीक है, याद रखना। अब जो स्पर्श व्यंजन होते हैं दिया गया है जो ओष्ठ भी हो हमारा, ओष्ठ तो निकाल लेते हैं। पहला क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, और उसके बाद ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यही तो होते हैं। ठीक है, अब पूछा गया, देखो ऑप्शन में दिया गया है, जो दिया गया पूछा गया ओष्ठ पहचानना है। अब ओष्ठ में क्या आता है हमारा, एक तो प आता है, फ आता है, ब, भ और में। तो ओष्ठ के आधार पर तो निकाल लेंगे, वो दिया कौन सा गया है, लेकिन फ और प दोनों दिए गए हैं। बात कर लेते हैं आगे क्या दिया गया है, ओष्ठ हो स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण भी हो, अल्प प्राण भी हो, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं हमारे अल्प प्राण। और ऑप्शन नंबर ए में हमारा प दिया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा जो दिया गया ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण और अघोष क्या होगा हमारा, प था। क्वेश्चन पूछा गया स्पर्श व्यंजन से। नेक्स्ट, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है, बताइए। एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाती है वो क्या कहलाती है, द्वित्व मतलब दो बार आ जाती है। जैसे एक शब्द लिखा हमने अक्षुण्य या अक्षुण, ठीक है, तो यहां ये द्वित्व हो गया। उसके बाद शब्द लिखा दिक्कत, तो यहां क्या द्वित्व हो गया। इसी तरह से आपने देखा होगा, लिख देते हैं दिल्ली, तो ये द्वित्व हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, जब एक ही ध्वनि द्वित्व होती है तो उसे क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन प्रदान करता है। क्वेश्चन तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी सर, 1961 में। पहली बार कब दिया गया था सर, 1965 में। किस व्यक्ति को दिया गया था, तो बताना सर, जी शंकर कुरुप को। किस व्यक्ति को, जी शंकर कुरुप को दिया गया था। किस भाषा में दिया गया था, तो बताना मलयालम, मलयालम में। इनकी रचना का क्या नाम था, जी शंकर कुरुप की तो रचना बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। रचना का नाम है ओड कुझाल, सही है। तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को दिया गया है, तो रचना का नाम याद रखना ओड कुझाल। किस व्यक्ति की थी, तो जी शंकर कुरुप की थी। किस भाषा में थी, मलयालम में। इतना आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है इसमें कितना धन दिया जाता है, कितनी पैसा दिया जाता है, कितना, तो बताना। इसमें सिर्फ 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो बताना। ये हमारे संविधान की 22 भाषा प्लस एक, अब एक कौन सी हो गई, ये हमारी अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी हमारे संविधान की भाषा में नहीं आती है। ठीक है, कि 2018 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार दिया गया है। किस व्यक्ति को, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष उन व्यक्ति का नाम है जिसे सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में 2018 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, किस महिला को पहली बार दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर महिला से क्वेश्चन पूछा जाए तो बताना, आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी जिन्हें सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा में दिया गया तो बताना, ये बंगाली भाषा में दिया गया था। इनकी रचना पूछी जाए तो बताना, प्रतिश्रुति। प्रतिश्रुति इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। इससे अलग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो आपको याद रखना है, बात कर लेते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक हिंदी के क्षेत्र में, सिर्फ हिंदी के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को, 11 को दिया गया है। ठीक है, 11 से जो आपको याद रखना है, इनमें हिंदी के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था सर्वप्रथम। कब दिया गया था, तो बताना 1968 में दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था, तो चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा जो रचना है, देखो कब पुरस्कार दिया गया, तो बताना। पुरस्कार दिया गया 1968 में, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत ने चिदम्बरा कब लिखी थी, तो बताना। ये लिखी थी 10 साल पहले, अर्थात 1958 में। किस व्यक्ति को दिया गया था,
तो बताना सुमित्रानंद पंत को कब, 1968 में। अगर पूछी जाए हिंदी के क्षेत्र में महिला को सर्वप्रथम किसे दिया गया है, तो बताना महादेवी वर्मा जी को यह पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश से है, याद रखना। इन्हें कब दिया गया था, तो बताना 1982 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए, तो इनकी महत्वपूर्ण रचना आती है यामा। बात यह खत्म नहीं होती है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महादेवी वर्मा ने यामा रचना कब लिखी है, तो बताना ये लिखी थी 1936 में। पुरस्कार कब मिला है, 82 में, ठीक है, क्योंकि हिंदी के क्षेत्र का बड़ा पुरस्कार आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ज्यादा जानकारी आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया था, इस पुरस्कार को देता कौन है, तो इस पुरस्कार को सर ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये इस पुरस्कार को देता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से जीएस भी पढ़ रखा है तो आप मुझे ये बता देना कि सूचना प्रसारण मंत्रालय की स्थापना कब की गई है, ठीक। याद करते हुए चलो, चीजों को लपेटते हुए चलो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया हमारा पत्र लेखन से, और क्या दिया गया है, साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम हिंदी लिखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, देखो जिस जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए सब हमारे आए हुए क्वेश्चन है, इसी तरह से ये रिपीट होंगे। आप बताइए कौन सा हमारा विराम चिन्ह है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है हिंदी में, तो आप बता देना सर पूर्ण विराम। किसका, पूर्ण विराम का प्रयोग हिंदी में सर्वाधिक किया जाता है। और आपको एक चीज और याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कि किस भाषा में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता, अंग्रेजी में। और किस भाषा में सर्वाधिक किया जाता, हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में, दोनों आप याद रख सकते हो। टिकट घर में, घर किस भाषा का शब्द है, पूरा टिकट घर नहीं पूछा है, टिकट घर में घर किस भाषा का शब्द है ये पूछा है। तो देखो टिकट घर में, टिकट तो हमारा अंग्रेजी का शब्द है और घर हमारा हिंदी का शब्द है, और टोटल टिकट घर हमारा क्या बन जाएगा, संकर शब्द बन जाएगा। टोटल टिकट घर होता तो संकर हो जाता, लेकिन टिकट घर में सिर्फ घर पूछा है तो हमारा हिंदी का हो जाएगा, टिकट पूछते तो हमारा अंग्रेजी का हो जाता। क्वेश्चन आपके सामने है, और क्या दिया गया है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच पत्र व्यवहार किस अनुच्छेद में आता है। बताइए 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा, बताइए किसके अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना जो हमारा दिया गया अनुच्छेद 343, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंदर तो हमारी भाषा क्या है, हिंदी, और लिपि क्या दी गई है, देवनागरी, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी। हमारी भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ठीक है। तो याद रखना 343। 344 में क्या प्रावधान है, तो बताना इसमें हमारे आयोग का गठन है, राजभाषा आयोग का गठन हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, कितने वर्षों के लिए, तो बताना राजभाषा आयोग का गठन होता है सर 5 वर्षों के लिए। करता कौन है, राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद में, 344। 345 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है राज्यों की अपनी भाषा, राज्यों की अपनी भाषा, ठीक है। अब बात कर लेते जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच पत्र व्यवहार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है सर हमारा 346 के अंतर्गत। और आपको ये भी याद रखना जो राजभाषा दिया गया है हमारे किस भाग में आता है, अगर पूरा राजभाषा आयोग आ जाए तो भाग राजभाषा आयोग आता हमारे पूरे संविधान के 14 नहीं सर 17वें भाग में। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। छायावाद का संस्थापक या छायावाद का जनक किसे कहते हैं, छायावाद का संस्थापक या छायावाद का जनक। पहले तो याद रखना, देखो छायावादी कवि होते क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावादी कवि वो होते हैं जो नेचर के बारे में लिखते हैं, प्रकृति के बारे में लिखते हैं। ऐसे कवि जो नेचर या प्रकृति के बारे में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, हम छायावादी कवि कहते हैं, सही है। ऐसे कवि जो प्रकृति के बारे में लिखते हैं क्या कहलाते हैं, छायावादी कवि कहलाते हैं। और जो कवि कवियों के बारे में लिखते हैं उन्हें कहते हैं अष्टछाप के कवि। जो कवि कवियों के बारे में, जैसे मुंशी प्रेमचंद कितने प्रसिद्ध कवि हैं, कोई व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद के ऊपर कुछ कविता लिख दे तो उस कवि को बोलेंगे अष्टछाप के कवि। तो ये पूछे जाते हैं अष्टछाप के कवि क्या होते हैं, तो बताना ऐसे कवि जो कवियों के बारे में लिखते हैं उसे अष्टछाप के कवि कहते हैं। और छायावादी कवि जो नेचर के बारे में लिखते हैं, ठीक है, उसे
छायावादी कभी कहते हैं, वही से क्वेश्चन पूछा गया है। छायावाद का संस्थापक किसे कहते हैं? तो याद रखना, छायावाद का संस्थापक हो या छायावाद का जनक हो, किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक बोला जाता है, छायावाद का संस्थापक बोला जाता है। इससे अलग बात यहां खत्म नहीं होती, जो आपको याद रखना है, जब आप पढ़ रहे हो तो विस्तार पूर्वक ही पढ़ना है। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहते हैं? छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो बताना, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं। जब ब्रह्मा इन्हें कहते हैं तो जो हमारे पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत, इन्हें क्या कहते हैं? छायावाद का विष्णु कहते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं छायावाद का महेश। तो देखो तीनों हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद का ब्रह्मा कौन? छायावाद का, ठीक है, विष्णु कौन? छायावाद का महेश कौन? छायावाद का संस्थापक कौन? छायावाद का जनक कौन? और छायावाद में एकमात्र महिला कौन सी है? तो बताना, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को क्या बोला गया? सरस्वती, ठीक है। सरस्वती किसे बोला गया है? तो बताना, महादेवी वर्मा को। छायावाद के कितने कवि है? तो बताना 4। पूछा जाता है छायावाद में कितने स्तंभ थे? तो छायावाद में 4 स्तंभ थे, चारों आपके सामने हैं। तो अब भविष्य में छायावाद से क्वेश्चन है, आप गलत मत करना, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती तीनों हो गए, जनक भी हो गए। और देखो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अगर ये पूछा जाए छायावाद शब्द किसने दिया है, ठीक है, ये तो सब जानकारी हो गई। अगर छायावाद का शब्द भी पूछा जाए ना, तो बता देना, मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने। अब बताइए छायावाद कहां से बाहर चला जाएगा? क्लियर है? शब्द मुकुटधर पांडे लाए, संस्थापक जयशंकर प्रसाद जी हैं, विष्णु आ जाएंगे सुमित्रानंद पंत, महेश आ जाएंगे निराला जी, और महिला आ जाएंगी हमारी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही खत्म होना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन आया है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुढ़ापे में मूल शब्द निकाल के लाओ। तो कहना सर मूल शब्द तो हो गया बूढ़ा, जब बूढ़ा मूल शब्द हो गया तो पा हमारा क्या हो गया? प्रत्यय लग गया है। इतनी जानकारी रखो, काम खत्म, ठीक है। बुढ़ापे में मूल शब्द याद रखना। आगे देखो, ज्यादती जो दिया गया है, क्या दिया गया है? ज्यादती एक भाववाचक संज्ञा है। जी सर, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? तो देखो इतना तो याद रखना, जो हमारा ज्यादती दिया गया है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है इसका विशेषण रूप क्या होगा, क्योंकि ये जो हमारी भाववाचक संज्ञा है ये विशेषण से बनी है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना कि जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है सिर्फ, कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो बताना 5 प्रकार से। क्वेश्चन पूछा गया है कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है विशेषण से, जो यहाँ पूछा गया है, देखो दिया गया है विशेषण से। उसके बाद बनती है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपने से अपनापन बन जाएगा। उसके बाद बनती है क्रिया से भाववाचक संज्ञा, और उसके बाद बनती है हमारी अव्यय से। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितनी तरह से होता है? बताना सर 5 प्रकार से, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो विशेषण से। अब जहां दिया गया हमारा क्वेश्चन पूछा गया ज्यादती किससे बना है? तो ये ज्यादा से बना है, ठीक है। ज्यादा क्या है? विशेषण, और इससे क्या बना हमारा? ज्यादती भाववाचक संज्ञा बना है। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है ना? बताना सर जी 5, जाति विशेषण सर्वनाम क्रिया और अव्यय। नेक्स्ट, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया पूछी गई है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो बताना, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो कर्ता स्वयं ना कर किसी और से करवाए। जैसे अध्यापक सोहन से पुस्तक पढ़वाते हैं, जबकि अध्यापक खुद भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अध्यापक ने खुद नहीं पढ़ी है वो पुस्तक, किसी व्यक्ति अर्थात सोहन से पढ़वाई है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ वाक्य में ना देकर सीधे शब्द में पूछ लिया कि सिर्फ क्रिया बता दो प्रेरणार्थक, तो याद रखना प्रेरणार्थक क्रिया अगर परिभाषा पूछी जाए क्या होती है, तो ऐसी क्रिया जो किसी दूसरे से कराई जाती है, स्वयं ना की जाए। जैसे दादाजी माली से पौधों को पानी दिलवाते हैं, तो भी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, सही है। जैसे मोहन किसी अन्य व्यक्ति से प्रेस करवाता है, प्रेरणार्थक हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको याद रखना है इसकी परिभाषा, जब हम स्वयं ना कर किसी और से करवाएं तो कौन सी क्रिया होती है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे शब्द दिया गया है दिलाना,
सोहन यह पत्र दिलवाना या दिलाना। ठीक है, तो सोहन किसी अन्य से ही दिलाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। जबकि उठना, चलना और उड़ना हमारे सामान्य क्रिया है। क्वेश्चन पूछा गया हमारा अलंकार से, और अलंकार से क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा? क्वेश्चन पूछा गया है उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, बताइए। उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, पहला। उसके बाद उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना की जाए। उपमेय का निषेध आरोप हो, निषेध से तो कट जाएगा। जब उपमेय पर उपमेय का आरोप हो, गलत हो जाएगा। देखो, अगर उपमेय का उपमान पे आरोप हो जाएगा तो सर होता हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, निषेध आरोप नहीं लगेगा यहां। निषेध आरोप अर्थात किसी बड़ी चीज को छोटी चीज के साथ लज्जित कर दिया जाता है, वो अलग होता है। उपमेय व उपमान का यहां भी नहीं होगा, तो क्या होता है? सिर्फ कल्पना की जाती है। उपमेय में उपमान की कल्पना, या हम कह सकते हैं संभावना। क्या सर? संभावना। सर कल्पना और संभावना कैसे की जाएगी? जैसे हम शब्द लिख सकते हैं, मानो। शब्द आते रहे इसमें पहचान के लिए, मानो मने हो, जानो जरे हो, मानो, जानो। ठीक है, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जो आपको याद रखना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के सम्राट किसे बोला गया है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का सम्राट बोला गया मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को क्या बोला गया है? तो बताना, इन्हें बोला गया है उपमा अलंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार का सम्राट। नेक्स्ट बताइए। अच्छा क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन कर गए तो मैं मानूंगा कि हाँ विशेषण आपके अच्छे हैं। आज विशेषण से कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, सब हमारे प्रीवियस पेपर वाले। अब बताइए, इसमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण छांटना में कौन सा यौगिक, और क्या है यौगिक भी? सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन पूछा गया है सार्वनामिक विशेषण से। आपको याद रखना कि सार्वनामिक जो विशेषण होता है हमारा, इसके कितने भेद होते हैं? तो बताना, सार्वनामिक विशेषण के भेद पूछे जाए तो हमारे सर दो होते हैं, और हमेशा के लिए याद रखना दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता हमारा मौलिक, कौन सा होता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक क्या होते हैं? जो अपनी मूल अवस्था में होते हैं। जैसे एक शब्द लिख दिया हमने, वह नहीं बदलेगा, शब्द लिख दिया यह है, उसके बाद कुछ, कोई, इनमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो, तो ये हमारे मूल रूप में है, इन्हें बोलेंगे मौलिक। जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं, जैसे बदलाव कैसे हो जाएगा सर? शब्द लिख सकते हैं हम, जितना, उतना, जैसा, ऐसा, कैसा। तो ये योग से बने हैं, तो इसी कारण इन्हें क्या बोल देते हैं हम? यौगिक। और जो अपनी मूल अवस्था में उसे बोलते हैं मौलिक। ठीक है, तो अब देखो यहीं से आप पहचान सकते हो। आपको ये याद रख लेना, क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन सार्वनामिक विशेषण के भी अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना, देखो जैसे बह दिया गया है हमारा, बह किसमें? हमारा मूल रूप में है, यह भी मूल रूप में है, कोई भी मूल रूप में। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया हमारा होता ऐसा, वैसा, जैसा, जितना, उतना, कितना। तो ये हमारे सब योग से बने यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया गया हमारा जो अलंकार से पूछा गया है, और क्या दिया गया है? जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? यह अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। यदि वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।